अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, स्टार्स एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में एक बार फिर से खुशामदीद। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने लास्ट टाइम यूनिट C6 या जो हमारी एकेडमी के हिसाब से C6 टेस्ट का कोड बन रहा है उसकी डिस्कशन शुरू की थी और उसमें हमने पहले 2 हिस्से मुकम्मल कर लिए थे। आज हम बात कर रहे हैं तीसरे हिस्से की। तीसरे हिस्से में जैसा कि मैंने लास्ट टाइम बताया था कि आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, बेस और फिर लॉरी ब्रॉन्स्टेड की बात होगी। तो अभी मैं ये करने वाला हूँ कि मैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, बेस और फिर लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट के बारे में जो मेन आइडियाज़ हैं वो आपके सामने बोर्ड पर शेयर करूँगा। उसके बाद उनके हवाले से जो भी क्वेश्चंस हमारे माइंड में हैं वो हम पूछ लेंगे। स्टार्ट करते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड से, Ka। ये बात याद रहे कि ये सारे के सारे एसिड और बेसिस का जो कॉन्सेप्ट है फिलहाल वो लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट के तहत हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट के मुताबिक H पॉजिटिव डोनर जो होता है ना जी, उसे आप कहते हैं कि वो एसिड है, और H पॉजिटिव जो एक्सेप्टर होता है ना जी, उसे आप कहते हैं कि वो बेस है। बाकी बातें तो लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट की आगे चलती रहेंगी। 2 बातें पक्की हैं कि अगर H पॉजिटिव डोनर है तो वो एसिड है और H पॉजिटिव एक्सेप्टर है तो वो बेस होगी। अच्छा, Ka की वैल्यू जो है ना ये बराबर होती है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, कंसंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। सही जनाब, इसे कहते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। अगर Ka की वैल्यू किसी सॉल्यूशन के लिए 10⁻³ से कम आ जाए तो फिर ये अलामत होती है वेरी वीक एसिड की। वो एसिड ना वेरी वीक एसिड होता है। अगर Ka की वैल्यू 1 से 10⁻³ तक आए तो ये अलामत होती है कि वो एसिड एक मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग एसिड है। और इसी तरीके से अगर Ka की वैल्यू 1 से ज़्यादा आ जाए तो फिर वो एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड कंसिडर किया जाता है। अगर आप नेगेटिव लॉग ऑफ Ka ले लें तो वो बन जाता है pKa, और हम जानते हैं कि pKa जितना ज़्यादा होगा Ka उतनी कम होगी। ये बात हमने pH और pOH के हवाले से भी पूछी थी। जनरल रूल यही है कि जब कोई वैल्यू कम होती है तो उसका नेगेटिव लॉग बढ़ रहा होता है। अच्छा, अब एक बात ये भी देख लें कि अगर 2 एसिड्स हैं और उनकी pKa वैल्यू में जो डिफरेंस है वो 1 का आ रहा है तो फिर एसिड with less pKa is 10 times stronger। सही जी, इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक एसिड की pKa है 1, एक एसिड की pKa है 1, एक एसिड की pKa है 2, तो जिसकी pKa कम है ना वो ज्यादा pKa वाले से 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है, 10 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसी तरीके से अगर pKa का जो डिफरेंस है वो 2 आ जाए तो एसिड विद लेस pKa इज 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर। तो फिर अगर डिफरेंस 1 का है तो 10 टाइम्स स्ट्रॉन्ग आ रहा है, 2 का है तो 100 टाइम्स स्ट्रॉन्ग आ रहा है, 3 का डिफरेंस होगा तो 1000 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होगा। ये आपके माइंड में रहना चाहिए। तो ये तो हो गई जी बात Ka की। Ka के हवाले से हमने ये फाइनल कर लिया। अब Ka के बारे में बात हो गई है तो हम यहाँ पर एक छोटी सी बात इससे रिलेटेड करना चाह रहे हैं, वो है परसेंटेज आयोनाइजेशन ऑफ एसिड। परसेंटेज आयोनाइजेशन ऑफ एसिड होती है अमाउंट ऑफ एसिड आयोनाइज्ड ओवर इनिशियल अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय 100। ये फार्मूला आपको याद रखना है, पेपर में इससे सवाल आ सकता है।
अच्छा, अब परसेंटेज आयनाइजेशन जो है ना फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट हैं, एक वो जो पानी में कम आयन बनाते हैं यानी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट, और एक होते हैं वो जो पानी में ज्यादा आयन बनाते हैं यानी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए परसेंटेज आयोनाइजेशन इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन। सही जी। और इस लॉ को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ऑस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ। ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ ये कहता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की आयोनाइजेशन डाइल्यूशन बढ़ाने से, पानी डालने से बढ़ती है, लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए परसेंटेज आयोनाइजेशन का कोई असर उस पर नहीं पड़ रहा डाइल्यूशन का, यानी कि पानी ज़्यादा डालने से उसके आयन ज़्यादा नहीं बनते, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, उसके तो पहले से ही आयन ज़्यादा बने हुए हैं, तो वो मज़ीद आयोनाइज नहीं होता। एक तरफ हमने के ए लिख लिया है, अब उससे मिलता जुलता मैं यहाँ पर के बी लिख लेता हूँ, फिर कुछ सवाल देखेंगे। के बी क्या है जी? वो आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस कहलाता है। इसकी वैल्यू होती है BH पॉजिटिव OH नेगेटिव ओवर B के बराबर। और जो नतीजे यहाँ पर हमने एसिड के लिए लिखे हैं वही नतीजे बेस के लिए भी सही हैं, यानी कि अगर 10⁻³ से कम हुई वैल्यू Kb की तो वीक बेस होगा, और इसी तरीके से ये नतीजे भी सही हैं Kb के लिए। इसका मतलब क्या है कि नेगेटिव लॉग ऑफ Kb को PKb कहेंगे। अगर PKb में 1 का डिफरेंस हुआ तो बेस विद लेस PKb 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होगी, और अगर डिफरेंस 2 का हुआ तो बेस विद लेस PKb 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होगी। यहाँ तक की बात तो क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं और कुछ नतीजे और भी निकालने अभी बाकी हैं। और ये नतीजे कहाँ से निकल रहे हैं? ये निकल रहे हैं लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट से। लॉरी ब्रॉन्स्टेड ने क्या कहा कि अगर जो प्रोटॉन देगा वो एसिड है, जो प्रोटॉन लेगा वो बेस है। एक और कॉन्सेप्ट भी होता है, उसे कहते हैं ल्यूइस कॉन्सेप्ट। ल्यूइस कॉन्सेप्ट में एक एसिड होता है और एक बेस होता है। ल्यूइस कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो एसिड है वो इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेता है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, और जो बेस है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होती है। ये अलग से इंफॉर्मेशन है, आज तो हमारे काम में नहीं आ रही, लेकिन आने वाले दिनों में और गुज़श्ता दिनों में काम आ चुकी है। तो मैंने बता दिया कि अलग अलग कॉन्सेप्ट के हिसाब से एसिड और बेस अलग अलग चीज़ें होती हैं। फिलहाल हम वापस आते हैं, हम बात कर रहे हैं लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट की। जो प्रोटॉन देगा वो एसिड है, जो प्रोटॉन लेगा वो बेस है। अब आगे चलते हैं जी। एसिड कौन है जो प्रोटॉन दे दे? अगर एसिड प्रोटॉन दे देगा तो अब जो बाकी बचेगी ना जी, उसे कहना है कॉन्जुगेट बेस। और अगर बेस को देखें, बेस प्रोटॉन ले लेती है, बेस प्रोटॉन लेने के बाद जो बनाएगी वो बनाएगी कॉन्जुगेट एसिड। एक मिसाल लिखनी जरूरी है ताकि जब सवाल आपसे पूछूं तो आपके पास बैकग्राउंड नॉलेज हो। ये है NH3, इसे मैंने मिलाया वाटर के साथ और बनाया NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव। प्रोटॉन वाटर ने दिया है तो वाटर एसिड है, अमोनिया ने प्रोटॉन ली है तो अमोनिया बेस है। जब वाटर में से प्रोटॉन निकल गया, वाटर में से प्रोटॉन निकल गया तो जो बाकी बचा है ना उसे कहेंगे कॉन्जुगेट बेस, यानी कि हाइड्रोक्साइड इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ वाटर।
और अमोनियम कैसे बना? अमोनिया बेस थी, उसने प्रोटॉन ले लिया, ये कहलाएगा कॉन्जुगेट एसिड। यहां से अब बात आखिरी सिस्टम की तरफ चल रही है, जिसके बाद आपसे कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आंसर किए जाने वाले हैं। तो यहां से वो कहता है कि जब आप लॉरी ब्रोंस्टेड एसिड बेस को मिलाते हैं तो एक और कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बनता है। अच्छा, अब जरा देख लें, अगर आपके पास एसिड जो है, एसिड स्ट्रॉन्ग होगा तो उससे बनने वाली कॉन्जुगेट बेस वीक होगी, और अगर बेस स्ट्रॉन्ग होगी तो उससे बनने वाला कॉन्जुगेट एसिड वीक होगा। इस बात को ऐसे याद रख लें कि Ka इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Kb। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग हुआ तो उससे बेस वीक बनेगी, एसिड वीक हुआ उससे बेस स्ट्रॉन्ग बनेगी। बेस वीक होगा कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रॉन्ग, बेस स्ट्रॉन्ग होगा कॉन्जुगेट बेस वीक। ऐसे लिख दिया मैंने, इसे मुख्तलिफ फॉर्म में लिख रहा हूं। Ka.Kb इज इक्वल टू Kw इज इक्वल टू 10⁻⁻14 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। एक और तरीका भी देख लें, Pka प्लस Pkb इज इक्वल टू Pkw इज इक्वल टू 14 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये इसको लिखने के मुख्तलिफ तरीके हो गए। ये सारे तरीके हमारे काम आने वाले हैं। तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन, जब भी आप कभी ऐसा टॉपिक करते हैं ना जिसमें कोई कैलकुलेशंस हों या कैलकुलेशंस हो सकती हों, तो बोर्ड आमतौर पे इसी तरह मुख्तलिफ किस्म के जो आपके पास फार्मूलाज हैं उससे भरा होता है। तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन आ गई। जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो आप यहाँ से स्क्रीन को रोक कर नोट कर सकते हैं। नोट करने के बाद अब जब मैं इसे मिटाऊंगा तो हमने आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। उन सवालों को पूछ कर उनके आंसर ढूंढ कर फिर हम जाएंगे अगले टॉपिक पर, जो कि है कॉमन आयन इफेक्ट। जी जनाब, आपके सामने बोर्ड पर हमने 4 क्वेश्चन लिख दिए हैं, एक एक करके इन्हें डिस्कस करते हैं। पहला सवाल हमने ये लिखा कि एन एसिड हैज 10% डिसोसिएशन। 10% डिसोसिएशन का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर 100 मालिक्यूल हों एसिड के तो उसमें से 10 मालिक्यूल आयोनाइज हो जाते हैं। 10% डिसोसिएशन का मतलब क्लियर हो गया जी। 100 में से कितने मालिक्यूल? 10 मालिक्यूल आयोनाइज हो जाते हैं। किताब में आपके पास जो मिसाल है वो एसिटिक एसिड की है, उसकी परसेंटेज डिसोसिएशन 1.3% है। 1.3% का मतलब है कि 100 में से 1.3 मालिक्यूल्स आयोनाइज होते हैं, और अगर 1000 मालिक्यूल होंगे तो उसमें से 13 मालिक्यूल आयोनाइज होंगे, जैसा कि किताब में समझाया भी गया है। हमारे पास सवाल ये है कि एसिड की आयनाइजेशन है 10%। आप बताएं कि 200 मालिक्यूल्स अगर एसिड के होंगे तो फिर कितने मालिक्यूल डिसोसिएट होंगे? मैंने क्या बताया अभी कि 10% डिसोसिएशन का मतलब है कि 100 मालिक्यूल्स में से कितने आयोनाइज होते हैं? 10। तो फिर 200 मालिक्यूल्स में से कितने आयोनाइज होंगे जी? 20। 20 ऑप्शन में है जी हाँ, बीटा ऑप्शन, तो हमने टिक कर दिया। 20 मालिक्यूल आयोनाइज होंगे। अगला सवाल देखें, कॉन्जुगेट एसिड ऑफ HPO4 -2। मुझे कॉन्जुगेट एसिड की डेफिनेशन करनी पड़ेगी। कॉन्जुगेट एसिड उस चीज को कहते हैं जो बनती है प्रोटॉन लेने से। सही जनाब, प्रोटॉन लेने से। मेरा स्टार्टिंग मटेरियल है HPO4 -2। अगर मैं इसमें प्रोटॉन डाल दूं तो मुझे देखना पड़ेगा कि क्या चीज़ बन रही है। जो चीज़ बनेगी वही मेरा कॉन्जुगेट एसिड होगा। तो अगर मैं प्रोटॉन डालता हूं, एक H पहले है, एक H और आ जाएगा, H2 हो जाएगा, H2PO4 हो जाएगा। अब चार्ज पहले -2 था, +1 वाला प्रोटॉन ऐड हो गया,
तो ऊपर -1 रह जाना चाहिए। आपने देखा कि मैंने कॉन्जुगेट एसिड की डेफिनेशन के मुताबिक अपने मटेरियल में एक प्रोटॉन डाला और प्रोटॉन डालकर जो जवाब आया मैंने सोचा कि यहाँ पर वो होना चाहिए, बीटा ऑप्शन में मौजूद था। मैंने टिक कर दिया कि HPO4-2 का कॉन्जुगेट एसिड ऐसे बनता है कि आप HPO4-2 में प्रोटॉन डालकर देखें क्या चीज़ बनती है। जो चीज़ बनी है आपके ऑप्शंस में इंशाल्लाह वो मौजूद होगी और इस तरीके से आप कॉन्जुगेट बेस का हिसाब लगा लेंगे, कॉन्जुगेट एसिड का हिसाब लगा लेंगे। जी आगे चल पड़ते हैं। विच ऑफ दीज इज अ लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड। लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड की डेफिनेशन करनी पड़ेगी। मैंने बताया था कि एसिड क्या होता है, प्रोटॉन डोनर होता है। तो जिसके पास प्रोटॉन डोनेट करने की सलाहियत है वही लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड है। अल्फा और डेल्टा ऑप्शन तो मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रहे क्योंकि फ्लोराइड के पास प्रोटॉन है ही नहीं, क्लोराइड के पास प्रोटॉन है ही नहीं। जब है ही नहीं तो वो देंगे कहाँ से। अब 2 ऑप्शन बचे, अमोनिया और HCl। HCl तो पक्की बात है कि वो प्रोटॉन देता है क्योंकि वो एसिड है। अमोनिया को मैं जानता हूँ कि अमोनिया जो NH3 है, NH3 के अंदर सलाहियत नहीं होती प्रोटॉन देने की, बल्कि ये प्रोटॉन को कबूल करता है और फिर ये बना देता है NH4 पॉजिटिव, यानी कि ये एक लॉरी ब्रॉन्स्टेड बेस है। यहाँ से हम क्या इंफॉर्मेशन लेकर आगे चल सकते हैं कि भाई जो चीज़ें एसिड के तौर पे जिन्हें हम जानते हैं, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, एस्टिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड हैं वो सब के सब लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड हैं। लेकिन जो अमोनिया है या जो आम तौर पर बेसिस होती हैं, वो आम जो बेस हैं वो लॉरी ब्रॉन्स्टेड की भी बेस ही होती हैं। तो जो अमोनिया जैसे कंपाउंड हैं वो लॉरी ब्रॉन्स्टेड बेस का काम करेंगे। सही जनाब, ये प्रोटॉन ले सकते हैं। तो जिनके पास लोन पेयर होता है हम कह सकते हैं कि जिनके पास लोन पेयर है वो लॉरी ब्रॉन्स्टेड बेस का काम करती हैं। सही जनाब, लॉरी ब्रॉन्स्टेड बेस का काम करती हैं जिनके पास लोन पेयर होता है आम तौर पर। सही जी, आम तौर पर, कोई रूल नहीं है, लेकिन वैसे अमोनिया को हमने बताने के लिए ये बात कर दी। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये नहीं है कि आप ये पकड़ के बैठ जाएंगे लोन पेयर है तो बस अब तो बेस ही होगा, ऐसे नहीं है, लेकिन जनरली ऐसा देखा गया है। आगे चलते हैं जी। विच कैन एक्ट एज बोथ एसिड एंड बेस अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रॉन्स्टेड। अच्छा, जो एसिड और बेस दोनों के तौर पर काम करे ना जी, उसे आप नाम देते हैं कि ये एम्फोटेरिक है। सही जी, तो हमें पूछ रहा है कि लॉरी ब्रॉन्स्टेड के मुताबिक कौन दोनों काम कर सकता है। दोनों काम कौन कौन से, यानी कि वो एसिड का काम भी कर सकता है और वो बेस का काम भी कर सकता है। अब एसिड क्या होता है वो मुझे पता लग गया है कि अगर कोई चीज़ प्रोटॉन देगी तो वो एसिड होगी और अगर कोई चीज़ प्रोटॉन लेगी तो फिर वो एक्सेप्टर हो जाएगी। सही जी, तो वो बेस हो जाएगी, एक्सेप्टर हो जाएगी, बेस हो जाएगी। तो ये है एसिड की अलामत और ये है बेस की अलामत। अब अगर कोई चीज़ एम्फोटेरिक है यानी कि प्रोटॉन दे भी सकती है और ले भी सकती है तो उसके पास प्रोटॉन होना भी चाहिए। सही है जी, होगा तो तभी दे सकती है ना। तो फॉस्फेट तो पहले कांटा मारते हैं क्योंकि उसके पास प्रोटॉन देने की सलाहियत नहीं है। अब चलते हैं हम HCl पर। HCl एक न्यूट्रल कंपाउंड है, इसमें प्रोटॉन है और ये प्रोटॉन दे सकता है। दे सकता है तो ये एसिड तो होगा, लेकिन ये प्रोटॉन ले नहीं सकता तो ये बेस नहीं है। एसिड प्रोटॉन देते ही हैं। जितने भी इनऑर्गेनिक एसिड हमने सुने हुए हैं जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड वगैरह, वो सब के सब प्रोटॉन देते ही हैं, तभी तो उनका नाम एसिड रखा हुआ है। वो प्रोटॉन लेते नहीं हैं। तो HCl और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों के दोनों सिर्फ एसिड का ही काम कर सकते हैं, वो बेस का काम नहीं कर सकते। अलबत्ता डेल्टा ऑप्शन में बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन है। डेल्टा ऑप्शन में जो हाइड्रोजन की मौजूदगी है वो ये बता रही है कि अगर ये प्रोटॉन दे दे तो ये बना सकता है S-2 सल्फाइड आयन, और अगर ये प्रोटॉन ले ले, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन ले सकता है
तो ये बना देगा हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये है एक एम्फोटेरिक स्पीशी। एम्फोटेरिक स्पीशी में एक और मिसाल अब हम दे देते हैं वाटर। वाटर भी एम्फोटेरिक स्पीशी है। एम्फोटेरिक स्पीशी का मतलब कि अगर आप इसमें से प्रोटॉन निकाल देंगे, ये एसिड का काम भी कर सकता है और ये बेस का काम भी कर सकता है। तो वाटर एक और एम्फोटेरिक स्पीशी हो गई, एक एम्फोटेरिक स्पीशी हो गई HS नेगेटिव, एक और एम्फोटेरिक स्पीशी हो गई वाटर। तो दो मिसालें हमने देख ली। इसी तरीके से अभी हमने जो HPO4-2 देखा था, उसके पास प्रोटॉन है, वो प्रोटॉन दे भी सकता है और प्रोटॉन ले भी सकता है। सही जनाब, तो उसको भी देख लेते हैं। HPO4 नेगेटिव अगर प्रोटॉन ले ले तो ये बनाता है, और अगर प्रोटॉन दे दे तो फॉस्फेट बनाता है। तो आम तौर पर आप देख रहे हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो एम्फोटेरिक हैं। लॉरी ब्रॉन्स्टेड के मुताबिक वो प्रोटॉन देते भी हैं, प्रोटॉन लेते भी हैं। मैंने 3 मिसालें कोड कर दी, HS नेगेटिव, HPO4 नेगेटिव 2 और वाटर। तो 3 मिसालें हमारे पास लिखी हुई हैं। बाकी मिसालें आप देख सकते हैं, मिल जाएंगी कोई, लेकिन नहीं भी मिलें तो इन 3 से हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा इंशाल्लाह हो जाएगा। यहाँ पर अब बात को रोकते हैं और चलते हैं आगे कॉमन आयन इफ़ेक्ट की तरफ। जी जनाब, आगे चल रहे थे हम और बात चल रही थी कॉमन आयन इफ़ेक्ट की। कॉमन आयन इफ़ेक्ट क्या होता है, और साथ साथ हमने बात करनी है कि बफर्स क्या होते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं कॉमन आयन इफ़ेक्ट से। कॉमन आयन इफ़ेक्ट को सिंपलेस्ट फॉर्म में आप ऐसे कह सकते हैं कि आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट suppresses by strong electrolyte with common ion। वीक इलेक्ट्रोलाइट की आयोनाइजेशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डालने से सप्रेस हो जाती है। ऐसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डालने से जिसमें कोई कॉमन आयन मौजूद हो। मिसाल के तौर पर H2S से आयन बनते हैं H पॉजिटिव और सल्फाइड आयन नेगेटिव। ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अगर आप HCl डालें तो फिर उससे भी हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन बनते हैं। और यहाँ पर हमें याद रखना पड़ेगा इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन। जब आप HCl डालते हैं तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। हाइड्रोजन आयन एक प्रोडक्ट है पिछले रिएक्शन का, तो जब आप प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो फिर रिएक्शन रिवर्स में चला जाएगा और इस तरह आयोनाइजेशन सप्रेस हो जाएगी। तो कॉमन आयन इफेक्ट किसकी एप्लीकेशन है? इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन जो कॉन्सेप्ट था हमारा, उसकी मदद से ली शैटलियर प्रिंसिपल की बेस पर आप कॉमन आयन को इफेक्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब कॉमन आयन इफेक्ट की ही एप्लीकेशन आगे हमें मिलती है बफर्स के अंदर। जी, बफर्स क्या होते हैं? बफर्स सॉल्यूशंस हैं रेजिस्टिंग चेंज इन पीएच। सॉल्यूशन जो अपनी पीएच में तब्दीली को रेजिस्ट करते हैं। ये दो टाइप के हो सकते हैं, एसिड बफर हो सकते हैं या फिर बेसिक बफर हो सकते हैं। दोनों की कंपोजिशन याद रख लें। एसिड बफर में वीक एसिड होता है और साल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस होता है। इसमें हम मिसाल देंगे एसिटिक एसिड की और सोडियम एसीटेट की। बेसिक बफर में वीक बेस होती है और साल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इसमें हम मिसाल देंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड की। एसिडिक बफर की पीएच 7 से कम होगी, बेसिक बफर की पीएच 7 से ज़्यादा होगी। एक बात याद रहे कि एक टर्म है बफर कैपेसिटी
और बफर कैपेसिटी को याद रख लेना है कि pH इज इक्वल टू pKa प्लस माइनस 1। एक बफर जिस लिमिट तक, जिस pH तक रेजिस्ट करता है pH में आने वाली तब्दीली को, उसे बफर कैपेसिटी कहते हैं। आमतौर पर बफर की pH जो है वो pKa के बराबर होती है एसिड के, और उससे 1 और प्लस और 1 माइनस तक जो है बफर काम करता है। आमतौर पर pKa के बराबर होती है। कब बराबर होगी, कब बराबर नहीं होगी, इसके लिए मैं बता दूं कि एक इक्वेशन है, उसे कहते हैं हेंडरसन्स इक्वेशन, जो हमें बताता है कि बफर की pH कैसे निकाली जाती है। और उसके मुताबिक ये फार्मूला है, इस फार्मूले से आप बफर की pH निकाल सकते हैं। इस फार्मूले से 3 नतीजे हम डिराइव करेंगे। पहला नतीजा ये है कि अगर आप साल्ट की कंसंट्रेशन एसिड की कंसंट्रेशन के बराबर कर दें तो फिर pH इज इक्वल टू pKa आ जाती है। आप इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, pH इज इक्वल टू pKa आएगा। अगर साल्ट की कंसंट्रेशन एसिड की कंसंट्रेशन से 10 टाइम ज्यादा हो तो pH इज इक्वल टू pKa प्लस 1 आता है। और अगर एसिड की कंसंट्रेशन साल्ट की कंसंट्रेशन से 10 टाइम ज्यादा हो तो pH ना pKa माइनस 1 के बराबर आती है। पहले तो आप ये वैल्यूज ना याद कर लें अच्छे तरीके से। मैं एक बार दोबारा बता देता हूं। अगर साल्ट और एसिड की कंसंट्रेशन बराबर हो तो जो एसिड की pKa वैल्यू है ना, वही उस बफर की pH होगी। अगर साल्ट की कंसंट्रेशन एसिड की कंसंट्रेशन से 10 टाइम ज़्यादा है, यानी कि ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से 10 टाइम ज़्यादा है, तो फिर जो pH है वो pKa से 1 ज़्यादा आएगी। और अगर एसिड की कंसंट्रेशन साल्ट की कंसंट्रेशन से 10 टाइम ज़्यादा है, यानी कि बटे के नीचे वाली वैल्यू डिनोमिनेटर 10 टाइम्स बड़ा है न्यूमरेटर से, तो pH जो है वो pKa से 1 कम आएगी। यहाँ से हमने ये सीखा, यहाँ से हमने ये इंफॉर्मेशन डिराइव कर ली कि जो pH ऑफ बफर है ना जी, वो डिपेंड कर रही है अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है। अगर कंपोनेंट्स की कंसंट्रेशन चेंज करेंगे तो pH जो है वो बफर की चेंज हो जाएगी। यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन आपको उम्मीद है क्लियर हो गई होगी। बफर कैपेसिटी में भी हमें यही बात पता लग रही है कि बफर कैपेसिटी में साल्ट और एसिड की रेशो जितनी आप रखेंगे उतनी ही बफर कैपेसिटी जो है उसकी रेंज आप चेक कर सकते हैं। आगे चलते हुए एक बात यहाँ पर मैं और बताता चलूँ कि बफर एक्शन जो है वो कैसे होता है। हाउ डू बफर्स एक्ट, उसके लिए लिख लेते हैं बफर एक्शन। बफर काम कैसे करता है। असल में हम बात कर रहे हैं एसिडिक बफर की, क्योंकि हमारी किताब में एसिडिक बफर की ही बात हुई है। एसिडिक बफर के काम करने का तरीका ये है कि अगर आप उस बफर के अंदर एसिड ऐड करते हैं, बाहर से एक एसिड डाला जाता है, एसिड कोशिश करता है कि मैं बफर की pH को चेंज कर दूं, तो बफर उस एसिड को कन्वर्ट्स टू वीक एसिड, सही जी, वो उसे वीक एसिड में तब्दील कर देता है। इस टॉपिक की मजीद रहनुमाई के लिए हाउ डू बफर्स एक्ट के नाम से एक टॉपिक आपकी किताब में मौजूद है, उसकी समरी बस मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। और अगर बफर के अंदर आपने बेस डाल दी उसकी pH को चेंज करने के लिए, तो बफर कन्वर्ट्स इट टू वाटर, तो बफर उससे पानी बना देता है और साल्ट बना देता है ताकि pH जो है वो तब्दील ना हो। सही जनाब, बफर एक्ट कैसे करता है वो भी मैंने बता दिया। अब सारी इंफॉर्मेशन जो हमारे पास थी वो क्लियर हो गई। बफर्स की एप्लीकेशन भी लिख लेते हैं। एप्लीकेशन में हमें पता होना चाहिए कि जो ह्यूमन बॉडी ब्लड है ना, वो एक बफर है और वो बफर बाइकार्बोनेट टाइप का बफर है। उसकी वैल्यू होती है 7.35 और वो ह्यूमन ब्लड को मेंटेन रखता है। अगर ह्यूमन बॉडी की pH चेंज होगी, ब्लड की pH चेंज होगी तो डेथ हो सकती है, चाहे 7 पे चली जाए या 8 पर। बाकी थोड़ी बहुत एप्लीकेशंस और हैं, वो देख लेनी है, कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ह्यूमन ब्लड के हवाले से आपका कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर चाहिए हमें, उसमें कोई डाउट नहीं चाहिए।
सही हो गई जी बात। चलें अब फिर इस हिस्से को सारे को जो मैंने ओवरव्यू दिया है, मैंने मिसालें दे दी एसिडिक बफर की, बेसिक बफर की मिसालें दे दी, बफर कैपेसिटी के बारे में बता दिया, हेंडरसन इक्वेशन एसिड की बता दी। बिल्कुल इसी तरीके से आप हेंडरसन इक्वेशन बेस की भी लिख सकते हैं, पी के बी प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बेस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ बेस। तो ये फार्मूला आ जाएगा। और ऐसे ही आप ये फाइनल कर सकते हैं कि अगर साल्ट की कंसंट्रेशन बेस की कंसंट्रेशन के बराबर होगी तो POH जो है ना वो PKB के बराबर आएगी। और अगर साल्ट की कंसंट्रेशन बेस से 10 टाइम्स ज़्यादा हुई तो POH जो है वो भी PKB से 1 ज़्यादा होगी। और अगर बेस की कंसंट्रेशन साल्ट की कंसंट्रेशन से 10 टाइम्स ज़्यादा हुई तो POH PKB से 1 कम होगी। ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपके पास लिख कर दिखा दी आपको। अब हम कुछ सवाल देखते हैं और उन सवालों से देखेंगे कि हमें कॉमन आयन इफेक्ट और बफर से क्या सीखने को मिल रहा है। आखिरी बात यहाँ पर जो मैं करना चाह रहा हूँ कि हमने समझ लिया कि भाई कॉमन आयन इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन की बेस पर एक्सप्लेन हो सकता है। आगे याद रख लें कि बफर्स जो हैं बफर्स कॉमन आयन इफेक्ट की ही एप्लीकेशन है। जी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमने ये लिखा कि एन एसिडिक बफर इज, एसिडिक बफर 4 मिसालें हैं, इनमें से कौन सा एक एसिडिक बफर है। एसिडिक बफर होता क्या है जी। एसिडिक बफर ये है कि आप एक वीक एसिड को उसके साल्ट से मिला दें जो बना हो एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, सॉल्ट के साथ मिला दें जी जो स्ट्रॉन्ग बेस से आया हो। तो सॉल्ट बना हो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। मिसाल देख लें कि अगर एसिडिक एसिड को देखा जाए, एसिडिक एसिड एक वीक एसिड है। एक स्ट्रॉन्ग बेस की मिसाल है सोडियम हाइड्रोक्साइड। आमतौर पर जो अल्कली मेटल्स की बेसिस है ना जी वो स्ट्रॉन्ग बेसिस होती हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, रुबेडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरे ग्रुप में आ जाएं अल्कलाइन अर्थ मेटल में तो आमतौर पे कैल्शियम के बाद स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड वो रिलेटिवली थोड़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड तो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो अगर आप ये रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से जो साल्ट बनेगा ना, यहाँ पर जो साल्ट बन रहा है एसीटेट, सोडियम एसीटेट, वो साल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा। इसी तरीके से जो पोटाशियम एसीटेट है वो भी साल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा। एक तो ये बात हो गई, हमें पता लग गया स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होती हैं। अब आते हैं वीक एसिड्स की मिसालें क्या हैं। आमतौर पर जो इनऑर्गेनिक एसिड आप पढ़ते हैं, पर्टिकुलरली हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये 3 स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। वीक एसिड में हम मिसाल देंगे ऑर्गेनिक एसिड्स की। ऑर्गेनिक एसिड्स में आमतौर पर फॉर्मिक एसिड आ रहा है, एसिटिक एसिड आ रहा है, प्रोपेनोइक एसिड आ रहा है, ब्यूटेनोइक एसिड आ रहा है। और अगर इनऑर्गेनिक एसिड्स में बात करें तो फास्फोरिक एसिड है, बोरिक एसिड है, ये सब वीक एसिड हैं। तो इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा मिसालें हमें नहीं चाहिए होंगी। ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड हैं और इनऑर्गेनिक एसिड्स में फास्फोरिक एसिड और बोरिक एसिड ये वीक एसिड काउंट होंगे। तो ये वीक एसिड हों और इनका साल्ट बना हो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो फिर वो जो मिक्सचर है ना वो कहलाएगा एक बफर। कैसा बफर? एसिडिक बफर। सही जी। तो अब यहाँ पे पहली मिसाल में एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड दोनों एसिड हैं, तो ये एसिडिक बफर नहीं हो सकता। एक एसिड होना चाहिए वीक एसिड और एक साल्ट होना चाहिए विद स्ट्रॉन्ग बेस। दूसरी मिसाल देखें, फॉर्मिक एसिड सोडियम फॉर्मेट, एक साल्ट है विद स्ट्रॉन्ग बेस और एक वीक एसिड है, तो ये हमारा सही जवाब हो सकता है। आगे चलें, यहाँ पर साल्ट है और बेस है। साल्ट और बेस से काम नहीं चलता जी, एसिड और साल्ट से काम चलेगा एसिडिक बफर का। यहाँ पर दोनों ही बेसिस हैं तो ये भी सही जवाब नहीं लग रहा। सही जनाब। तो एसिडिक बफर की मिसाल आ गई एक वीक एसिड एंड इट्स अ साल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। आगे चलते हैं जनाब, अगला सवाल आ गया, व्हेन अमोनियम क्लोराइड इज एडेड टू अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या होगा। अमोनियम क्लोराइड ले लेते हैं और अमोनियम क्लोराइड से बनाते हैं आयन्स। अमोनियम क्लोराइड से आयन बनते हैं अमोनियम आयन और 7 आयन बनते हैं क्लोराइड आयन।
इसके मुकाबले में अमोनियम हाइड्रोक्साइड से आयन बनते हैं अमोनियम आयन और साथ बनते हैं हाइड्रो ऑक्साइड आयन। अच्छा जनाब, अब आगे की तरफ चलते हैं। आपने क्या किया है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन मौजूद था, आपने उसमें अमोनियम क्लोराइड डाल दी, यानी कि पहले ये सॉल्यूशन मौजूद था, आपने उसके अंदर अमोनियम क्लोराइड डाला। तो अमोनियम क्लोराइड डालने से क्या मकसद हासिल हुआ भाई? अमोनियम क्लोराइड डालने से ये एक वीक बेस थी, ये एक वीक बेस थी, आपने इसमें डाल दिया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि नीचे वाला एक वीक इलेक्ट्रोलाइट था और आपने उसमें डाल दिया एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जब आप वीक इलेक्ट्रोलाइट में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाल देंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाल देंगे विद ए कॉमन आयन, तो फिर क्या होगा? तो फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट की आयोनाइजेशन सप्रेस हो जाएगी। अच्छा, वीक इलेक्ट्रोलाइट की आयोनाइजेशन सप्रेस हो जाएगी, क्यों सप्रेस हो जाएगी? टू कीप Kc कांस्टेंट। सही जनाब, ये हमने कहाँ पढ़ा था? इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन में पढ़ा था। अब जरा समझे बात को, ध्यान से समझने वाली बात है। आपने क्या किया कि आपने अमोनियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ाई, सही है। जब आप ये डाल रहे हैं ना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विद कॉमन आयन, तो असल में आप अमोनियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? सिस्टम पर स्ट्रेस लगा रहे हैं। जब आप सिस्टम पर स्ट्रेस लगाते हैं तो सिस्टम क्या करता है? सिस्टम रीएडजस्ट इटसेल्फ so as to nullify the effect of that stress, वो स्ट्रेस के असर को ख़त्म करना चाहता है। अब अमोनियम जब आपने ज़्यादा डाल दिए, अमोनियम ज़्यादा हो गए, अमोनियम को ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि Kc को कांस्टेंट रखना है। तो अब क्या होगा कि जितने अमोनियम आप अमोनियम क्लोराइड के ज़रिए से ज़्यादा डालेंगे, उतना ये सॉल्यूशन बैकवर्ड रिएक्शन करेगा ताकि Kc की वैल्यू कांस्टेंट रहे। दोबारा से देखें जनाब, आपने क्या किया? आपने एक्सटर्नल स्ट्रेस लगाया, स्ट्रेस की शक्ल में, अमोनियम आयन की शक्ल में, प्रोडक्ट की शक्ल में आपने प्रोडक्ट डाला, रिवर्स रिएक्शन शुरू हो गया। जितना आप प्रोडक्ट डालेंगे रिवर्स रिएक्शन शुरू होता जाएगा। तो क्यों? ताकि Kc कांस्टेंट रहे। तो आपने अमोनियम ज्यादा किए और फिर उतने ही अमोनियम वापस चले गए, आपने ज्यादा किए फिर वापस चले गए, ज्यादा किए फिर वापस चले गए। तो अमोनियम की कंसंट्रेशन, अमोनियम के दो सोर्सेज हैं, जितना आप अमोनियम क्लोराइड ज्यादा डालेंगे उतना अमोनियम हाइड्रोक्साइड नीचे बैठना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड नीचे बैठेगा तो फिर क्या अमोनियम आयन की कंसंट्रेशन कम होगी या ज्यादा होगी? नहीं जी, ना वो ज्यादा होगी ना वो कम होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि अमोनियम यहां से वापस जाते जाएंगे। जितने आप मान लें यहाँ पे 4 अमोनियम आयन डालेंगे ना, इधर से 4 अमोनियम हाइड्रोक्साइड से मिलके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना देंगे टू कीप Kc कांस्टेंट। सही है जनाब, ना अमोनियम ने ज्यादा होना है ना कम होना है। क्या हाइड्रोक्साइड ज्यादा होंगे? नहीं भाई, वो ज्यादा कैसे होंगे? अमोनियम तो हाइड्रोक्साइड के साथ मिलकर वापस जा रहे हैं, तो हाइड्रोक्साइड ज्यादा नहीं होंगे, अलबत्ता हाइड्रोक्साइड कम हो जाएंगे। क्यों कम हो जाएंगे? क्योंकि जैसे जैसे रिएक्टेंट बनेगा प्रोडक्ट से, तो अमोनियम विल रिएक्ट विद हाइड्रोक्साइड, इन दोनों के रिएक्शन से वापस जाएगा रिएक्शन और हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन जो है सॉल्यूशन में वो कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि आयोनाइजेशन सप्रेस हो रही है। वीक इलेक्ट्रोलाइट, याद करें, वीक इलेक्ट्रोलाइट की आयोनाइजेशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डालने से सप्रेस हो जाती है। सप्रेस होने का क्या मतलब? कि आयंस की तादाद कम हो जाती है। तो हाइड्रोक्साइड आयन की तादाद कम हो रही है, अमोनियम की तादाद कम नहीं हो रही। हमने कहा कि अमोनियम की तादाद कम नहीं हो रही। क्यों कम नहीं हो रही? क्योंकि अमोनियम जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड से बन रहे थे, अगर वो वापस चले भी जाएंगे, उनकी आयनाइजेशन सप्रेस भी हो जाएगी, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से भी अमोनियम आ रहे हैं, तो ओवरऑल सॉल्यूशन में अमोनियम आयन की कंसंट्रेशन पे फर्क नहीं पड़ेगा। याद रख लें कि जब आप एक कॉमन आयन डालते हैं तो कॉमन आयन की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में दो सोर्स हो गए उसके, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट हो गया, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो गया। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट जब सप्रेस भी हो जाए उसकी आयनाइजेशन, तब भी जो कॉमन आयन है वो अंदर मौजूद रहता है। क्यों मौजूद रहता है? क्योंकि वो वीक इलेक्ट्रोलाइट से नहीं भी आएगा तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से आ जाएगा। तो यहाँ पर अमोनियम की कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही, बल्कि चेंज किसकी हो रही है? हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन। ये एक बात समझने से ताल्लुक रखती थी, अगर ये मिसाल के बगैर बताया जाता मुश्किल हो जाना था काम, इसलिए हमने इसे एग्जाम्पल से समझा दिया। सो
बॉटम लाइन इज कि जब आप वीक इलेक्ट्रोलाइट में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की आयनाइजेशन सप्रेस हो जाती है, और ये क्यों होता है? टू कीप Kc कांस्टेंट। अगला सवाल आ गया, अ बफर सॉल्यूशन कंटेन्स 0.1 मोलर सोडियम एसिटेट, 0.1 मोलर एसिटिक एसिड, इफ pKa is 4.74 what will be the pH? फार्मूला लगा लेते हैं, pH is equal to pKa plus log of concentration of salt divided by concentration of acid। ये 4.74 है, यहाँ पे log आ गया 1/1, ये 1 log 1 0 होता है जी, तो यहाँ पे 4.74 ही आएगा। मैंने वैसे बताया भी था कि अगर साल्ट और एसिड की कंसंट्रेशन बराबर हो तो pH और pKa बराबर होते हैं, लिखवा भी दिया था, बता भी दिया था। अब एग्जाम्पल से भी हमने समझा दिया ताकि कोई डाउट आपके माइंड में ना रहे। आगे चलते हैं जी, विच सॉल्यूशन हैज हाईएस्ट pH? किस सॉल्यूशन की pH ज़्यादा होती है? pH ज़्यादा होने का मतलब है कि उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये ज़्यादा pHs हैं, सही है जी। 1, 2 ये कम pH होती हैं। अच्छा, तो किसकी pH ज़्यादा होगी? हाईएस्ट pH ना हमेशा याद रख लें कि वो बेस की होती है, बेस की pH ज़्यादा होती है। आप जानते हैं कि 7 से कम pH हो तो pH जो है लेस देन 7 वो एसिड की होती है, और pH ग्रेटर देन 7 बेस की होती है, यानी कि हाईएस्ट pH बेस की होगी। अल्फा एसिड है, बीटा एसिड है, डेल्टा एसिड है, चार्ली बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो फिर चार्ली हमारा सही जवाब हो गया। हाईएस्ट pH जो है जी वो बेस की होगी। ये वाली बात मुकम्मल करने के बाद अब हमने जाना है, आखिरी 2-3 लाइनों की बात है, उसे कहते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। देखें जनाब, हम बात कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की। इसे KSP से लिखा जाता है। ये कॉन्सेप्ट है फॉर स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट्स। स्पेरिंगली का मतलब है वेरी लेस सॉल्युबल साल्ट्स। वेरी लेस सॉल्युबल जो साल्ट्स होते हैं ना, उनके लिए हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालते हैं। तो वेरी लेस सॉल्युबल साल्ट्स जो है ना वो होते हैं जिनकी कंसंट्रेशन 0.01 मोलर से भी लेस जो है वो होती है आयंस की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के अंदर। सही जनाब, जो इससे ज़्यादा हल नहीं होते, काफ़ी कम उनकी सॉल्युबिलिटी होती है, उससे ज़्यादा वो हल नहीं हो सकते। अच्छा, स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट जो है ना, उसके लिए एक मिसाल ले लेते हैं। AXBY कोई स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट है, वो पानी में आयन बनाता है, और वो बनाता है XA की पावर +y प्लस YB की पावर -x। इस बात को समझने के लिए कि ये x और y कैसे आए हैं, मैं यहाँ पर मिसाल ले रहा हूँ PbCl2 की। एक स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट है जिससे बनते हैं Pb+2 और 2Cl नेगेटिव। अब ज़रा आप देखें, AXBY से जब आयन बने तो जो नीचे लिखा हुआ था कोएफिशिएंट वो पीछे आ गया, x इधर आ गया, और जो सामने वाले के नीचे लिखा हुआ था वो पावर बन गई। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे लेड PbCl2 और यहाँ पर इसके नीचे 1 है, 1 हमने नहीं लिखा, इसके पीछे 1 आ गया, हमने नहीं लिखा। ये पावर 2 कहाँ से आई? ये पावर 2 है सामने वाले एनाइन के नीचे लिखी हुई। तो A की पावर B के नीचे वाली होती है, B की पावर A के नीचे वाली होती है। देख सकते हैं आप, A की पावर B के नीचे वाली, B की पावर A के नीचे वाली। सही है जनाब, ऐसे हो गया, तो ये इक्वेशन बन गई। अच्छा, अगर अब यहाँ पे आप KSP निकाल लें ना, तो KSP क्या होता है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ आयंस ऑफ ए स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट raised to power equal to coefficient in balanced chemical equation। जिनकी पावर क्या है? वो उनके कोएफिशिएंट के बराबर है। मिसाल से भी देख लेते हैं। KSP is equal to product of concentration of ions of a sparingly soluble salt raised to power
इक्वल टू कोएफिशिएंट इन दी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो आप देख रहे हैं कि मैं पावर जो है ना वही लगाता हूं जो यहां पर कोएफिशिएंट है। ऐसे कहते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो होता है ना जी, वो हमें मदद देता है सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करने में। एप्लीकेशन इसकी क्या है? सॉल्युबिलिटी कैलकुलेशन। ये कैसे होता है देख लें जरा, मैं लिखकर दिखा रहा हूं। अगर कोई ऐसा साल्ट है ना जिसमें AB टाइप साल्ट है, AB टाइप साल्ट का मतलब है एक कैटाइन है एक एनाइन है, तो उसकी सॉल्युबिलिटी ना वो होती है S²। सही जनाब। अगर आपको KSP पता होगा तो आप सॉल्युबिलिटी निकाल लेंगे, सॉल्युबिलिटी पता होगी तो KSP निकाल लेंगे। यानी कि अगर आपको सॉल्युबिलिटी पता हो उसका स्क्वायर ले लें, KSP आ जाएगा, और अगर आप KSP जो है उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो सॉल्युबिलिटी पता लग जाएगी। ये हो गया AB टाइप साल्ट के लिए। फॉर AB2 टाइप साल्ट, अगर AB2 टाइप साल्ट है जैसा कि लेड क्लोराइड, एक कैटाइन है दो एनाइन है, एक कैटाइन दो एनाइन, तो यहां पर अगर आपको KSP निकालनी होगी तो वो 4s³ के बराबर होगी। अगर आपको KSP निकालना है 4s3 सॉल्युबिलिटी आपको दी गई होगी सवाल में, आप उससे जवाब निकाल लेंगे, या फिर अगर आप KSP जो है उसकी थर्ड स्क्वायर रूट ले लें और बटा 4 कर दें तो ये सॉल्युबिलिटी आ जाएगी। तो इनमें से जो भी आपको अच्छा लगे, अगर आपको सॉल्युबिलिटी निकालनी है तो ये फार्मूला लगा लें, KSP निकालना है तो ये फार्मूला लगा लें। कौन से साल्ट के लिए? जिसमें एक कैटाइन दो एनाइन या एक एनाइन दो कैटाइन, दो भी बात चल जाएगी। टोटल 3 आयन होने चाहिए, 3 आयन होंगे तो ये फार्मूला, 2 आयन होंगे तो ये फार्मूला। कौन से साल्ट के लिए? स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट के लिए। सही जनाब। एक और एप्लीकेशन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वो ये है कि अगर आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आयोनिक प्रोडक्ट के बराबर मिल जाए, लिखा हो कि जी इस साल्ट का जो आयोनिक प्रोडक्ट है वो इसके सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बराबर है, तो वो सॉल्यूशन जो है ना वो सॉल्यूशन सैचुरेटेड कहलाएगा। और अगर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज्यादा हुआ आयोनिक प्रोडक्ट से तो फिर वो सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड होगा। और तीसरा और आखिरी केस, अगर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आयोनिक प्रोडक्ट से कम हुआ तो फिर वो सॉल्यूशन सुपर सैचुरेटेड होगा। लें जनाब, इस तरीके से 3 नतीजे हो सकते हैं। ये हिस्सा मुकम्मल कर लिया हमने सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का। अब कुछ सवाल लिखते हैं और उन सवालों के साथ आज का हमारा तीसरा हिस्सा C6 का मुकम्मल होगा। फिर आगे आपका टेस्ट आने वाला है। आप देख लें कि बुनियादी फार्मूलाज ही हैं जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। 3 आयन हो तो ये फार्मूले, 2 आयन हो तो ये फार्मूले, और KSP से आप सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड या सुपर सैचुरेटेड का हिसाब कैसे लगाते हैं उसके लिए भी मैंने इंफॉर्मेशन दे दी है। चलें कुछ सवाल देखते हैं। जाते जाते जी 2 सवाल। पहला सवाल देख लें, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए साल्ट AB, 2 आयंस वाला साल्ट है, उसकी सॉल्युबिलिटी 4 × 10⁻⁻⁴ दी गई है। आपने KSP निकालना है। क्या तरीका लगाएंगे? KSP = S²। सॉल्युबिलिटी की वैल्यू 4 × 10⁻⁻⁴ थी, उसका स्क्वायर लेंगे, 4 4 16 हो जाएगा। 10⁻⁴ को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10⁻⁸ हो जाएगी पावर, और चार्ली ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा सवाल है, द KSP ऑफ ए साल्ट AB2 टाइप कोई साल्ट है, उसकी KSP है 32 × 10⁻⁹ व्हाट इज दी सॉल्युबिलिटी। अब हमें सॉल्युबिलिटी पूछी गई है। हमें जानते हैं कि अगर AB2 टाइप साल्ट हो तो KSP = 4s³ होता है, और ये 4 इधर जाके डिवाइड हुआ और ये पावर 3 है तो इधर जाके 1/3 हो गई। तो ये सारे के साथ 1/3 है जी। लास्ट टाइम मैंने शायद इस सिर्फ ऊपर वाले के साथ 1/3 लगाया था, लेकिन वो सारे के साथ है। सही है जनाब, ये आपने क्लियर कर लेना है। अच्छा, अब वैल्यू डाल दें KSP की, 32 × 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय 4 आ गया। अब आप इसे हल कर लें, 4 1s are 4, 4 8s are 32, ऐसे हो गया। 4 8s are 32। अब ये पावर 1/3 है, ये 8 के साथ भी आ जाएगी, 10⁻⁹ के साथ भी आ जाएगी। 8 को मैं फर्दर हल कर रहा हूँ, 8 को मैं लिख रहा हूँ as 2⁻³ सही।
अब देखें ये 1/3 2⁻³ के साथ जब जाएगा तो 3 1/3 से कटेगा तो ये आ जाएगा 2। दूसरी साइड पे 10⁻⁻9 1/3 के साथ कटेगा तो ये आ जाएगा 10⁻⁻3। सही जी, पहले के साथ भी दूसरे के साथ भी चार्ली ऑप्शन आपके पास है, इसे आपने टिक कर लेना है। इसके साथ ही KSP वाला हिस्सा भी मुकम्मल हुआ। काफ़ी लंबा चैप्टर था लेकिन हमने उसे वक्त के साथ साथ देखा। कुछ मुश्किलात भी आई हमें, लेकिन मुश्किलात तो फिर ज़िंदगी का हिस्सा ही हैं जी। उम्मीद है कि आपने ये टॉपिक हमारे साथ अच्छे तरीके से सीखे होंगे। कोई डाउट्स आपके माइंड में हैं तो बहुत अच्छे तरीके से आप उन्हें शाम को कवर कर सकते हैं। आप हमारे साथ ऑनलाइन होते हैं 9:30 बजे से ऑनवर्ड, तो जो भी माइंड में आपके क्वेश्चन आते हैं वो आप पूछ लिया करें जी। चलें, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।